वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड इनफिल्ट्रेटर। आज है डे 20 ऑफ लर्निंग बग बाउंटी विद 9 to 5 जॉब एज अ वेब डेवलपर। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैं जो सीख रहा हूँ अपने बग बाउंटी हसल की जर्नी में, मैं वो डिटेल्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, एंड साथ साथ में मेरा वेब डेवलप मतलब मेरा जॉब भी है, मैं जिससे भी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो पास्ट मतलब ऑलमोस्ट 3 डेज से मैं थोड़ा अपने जॉब के रिलेटेड टास्क में बिजी था। तो मतलब इस पे फोकस हम बग बाउंटी पे नहीं कर पाए थे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड यहाँ पे मैं कोई भी अनएथिकल चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ एक लर्निंग एंड नॉलेज बेस के ऊपर वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए मेरे लिए कोई सजेशन है या कोई आप लोगों का डाउट है, तो आप लोग उसे ज़रूर कमेंट करें। मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूंगा कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। We are the code infiltrators, digital knights and innovators, breaking barriers inside. तो आज भी मैंने टारगेट पे तो वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। मोस्टली मुझे 1 घंटे का टाइम मिला था, जिसमें भी मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स पढ़े, एंड जिसमें मैंने आज के लिए थोड़े से ब्लॉग्स पढ़े थे। जैसे कि अगर आज के आप मेरे ब्लॉग का देखोगे तो सिर्फ 6 ही ब्लॉग मैंने अभी तक के कवर अप किया हूँ। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग्स पढ़ना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम खाली रीड करके एंड चले जा सकते चीज़ों को। ठीक है, उसको रीड करना, उसको समझना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एंड उससे हमें क्या सीख मिल रही है उसके रिगार्डिंग हम अपनी मेथोडोलॉजी बना सकते हैं, यानी हम उसको टारगेट को कैसे अप्रोच करना है, हम वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्लॉग को कभी भी हमें सोच समझ के एंड अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला ब्लॉग है वो है हाउ आई अनकवर्ड ए हाई सेवरिटी वल्नरेबिलिटी एचटीटीपी हेडर। ठीक है, अभी इसमें हमें हेडर के रिलेटेड बताया। अभी ये कैसा है, आजकल बहुत सारी मतलब अगर आप प्रोग्राम्स में देखोगे तो बहुत सारे लोग ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी डे 17 18 एंड 19 वाली वीडियो देखे हो, तो आप लोग पता होगा हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, आइडोल एंड ऑथेंटिकेशन रिलेटेड पोर्टफिगर पे हम वेबसाइट पे वो सॉल्व कर रहे थे लैब्स। ठीक है, तो उस लैब्स में सॉल्व करोगे ना अगर आप, तो उसमें ये फॉरवर्ड जो हेडर्स है वो हेडर्स के रिगार्डिंग उसमें सबसे पहली वल्नरेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग। तो उसमें आप हेडर्स के बेसिस पे कैसे बाईपास कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी उसने वैसे ही वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर किया है। तो इसमें क्या था, समटाइम्स सिंपलेस्ट ट्विक कैन हेल्प। ठीक है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। इसके से एक सिंगल एचटीटीपी के हेडर मैनिपुलेशन ने हाई सेवरिटी फ्लॉ को अनलॉक किया इस यूज़र के लिए, एंड ये बंदा है साइबर हॉक करके। ठीक है, तो हमें ये जो फ्री में ब्लॉग लिखते हैं, तो हमें इस ब्लॉग के लिए हमेशा क्लैप ऐड कर देने का। ठीक है, क्योंकि फ्री में हमें इतनी सारी नॉलेज मिल रही है, तो ऑफकोर्स हम उनके लिए एटलीस्ट क्लैप तो कर ही सकते हैं। ठीक है, उनसे उनका प्रोफाइल एंड ब्लॉग बढ़ता है। तो अभी क्या है, द हंट बिगेन इसमें जो बोल रहा था, एक वेल नोन ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उस पर ये बग मिला है इस बंदे को। इसमें सबसे पहले उसने रिकॉन किया, रोबोट की फाइल मिली, एंड रोबोट वाली फाइल पे उसने क्या किया, मतलब मैनुअली रिकॉन करना चालू किया हर एक चीज़ों को। तो उसे जो सिस वाला एंड पॉइंट था ना, उसे सिस वाले एंड पॉइंट पे मिला 403 फॉरबिडन रिस्पॉन्स। बट एक छोटा सा ट्विक क्या था, पहले 200 रिस्पॉन्स रिटर्न किया, लिमिटेड कंटेंट, मतलब कैसा होता है रिडायरेक्ट, पहले 200 का लिमिटेड कंटेंट से रिप्लाई किया, एंड देन अचानक से 403 फॉरबिडन हो गया। ठीक है, तो जैसे स्प्लिट सेकंड में उसको वो बिहेवियर पता चला, जिसके जरिए से क्या क्या समथिंग एक्स फॉरवर्डेड फॉर का जो हमारा हेडर है, ठीक है, ये वाला हेडर से उसने लोकल होस्ट की आईपी या लोकल होस्ट डाल के एंड डन उसने किया, तो उससे क्या हो गया, होस्ट चेंज हो गया। तो जिसके उसको 200 का रिस्पांस मिला, एंड बहुत सारी इंटरनल वल्नरेबिलिटी, मतलब बहुत सारे इंटरनल डेटा उसके लीक हो गया था। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर उससे दिया है, एंड ये सारी चीज़ें मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि मतलब कैसे क्या हो सकता है, तो आप इसे पढ़ सकते हो एंड इसके रिगार्डिंग नोट्स बना सकते हो। ठीक है, दूसरा जो ब्लॉग मैंने पढ़ा वो भी सेम साइबर हॉक का ही है। ठीक है, तो क्या लिखा था, वन आइडिया अनकवर्स ऑथेंटिकेशन बाईपास एंड सेशन मैनेजमेंट फ्लॉ। ठीक है, इसमें क्या था, ठीक है, ये इधर पे इनका मतलब थोड़ा सा बताया फॉर टू डिफरेंट अकाउंट यूजर्स। मतलब हमें कभी भी सिस्टम पे क्रिएट करना होता है ना, तो बेसिकली अगर बेसिकली हम अगर कभी भी ऐसा टेस्टिंग करते हैं ना, तो जैसे हमारे पास बर्फसूट का एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो हम बर्फसूट में एक साथ दो ब्राउजर से भी रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों, जैसे एक क्रोम यूज़ करेंगे एक फायरफॉक्स यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, अलग अलग अकाउंट को हम लोग अलग अलग ब्राउजर में टेस्टिंग कर सकते हैं। तो बट इसमें जो इन्होंने क्या किया था, एंड इसके लिए ना एक एक्सटेंशन भी आता है सेशन बॉक्स करके। तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, सेम ब्राउजर में दो यूजर आईडी के अलग अलग सेशन को सेम वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, सेशन बॉक्स करके आता है। ठीक है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। बट इस वाले इसमें क्या हुआ था, उसने जो यूज़र है उसने सेम अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 क्रिएट किया। ठीक है, एंड नेविगेट किया, देन उसमें क्या था, एक री ऑथेंटिकेट का फीचर था। मतलब अगर सिस्टम थोड़े टाइम के लिए भी अगर इनएक्टिव है, मतलब जैसे अगर ये मैं चालू करके 1 घंटे के लिए छोड़ दूँ, 1 घंटे के बाद री ऑथेंटिकेट करने का मैसेज आता है, ये बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक सेंटर सिक्योरिटी मेजर है। तो इसमें क्या फ्लॉ था ना, मतलब जो एक यूज़र का अगर मतलब पासवर्ड अकाउंट 1 का अगर एक्सपायर होता है, तो उसने क्या किया, अकाउंट 2 का पासवर्ड उसमें डाला, तो उसमें वो सेशन रिज्यूम हो गया।
मतलब कोई भी वैलिड पासवर्ड किसी भी यूज़र के रीवैलिडेट सेशन में अगर हम डालते रहेंगे तो वो क्या हो रहा था, अगेन से चालू हो जा रहा था, मतलब वो सेशन वैलिडेट होने लग रहा था। तो इससे क्या रिप्रोड्यूसिंग कैसे किया, सबसे पहले लॉग आउट, मतलब अकाउंट वन में लॉगिन किया, अकाउंट वन के सेशन को उसे छोड़ दिया टू री ऑथेंटिकेट का जब तक प्रॉम्प्ट ना आए। जब री ऑथेंटिकेट का प्रॉम्प्ट आया तो उसने अकाउंट टू का पासवर्ड डाला उसमें, एंड अकाउंट टू का पासवर्ड डाला एंड सेशन रिज्यूम हो गया। तो इसमें क्या हो रहा था, जब वो री ऑथेंटिकेट के टाइम पे वो सिर्फ वैलिड पासवर्ड चेक कर रहा था, ठीक है, एंड वो किस अकाउंट का है वो चीज़ नहीं चेक कर रहा था। तो मतलब एक बहुत ही इम्पैक्टफुल वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इसमें अनऑथराइज एक्शन एंड एनकरेजमेंट, मतलब डेटा एक्सपोजर का इशू था, ठीक है। तो ये भी अनऑथराइज एक्शन है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के हमारी वल्नरेबिलिटी में आता है, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ के नोट कर सकते हो। देन इसके बाद ये एक यूज़र है, ठीक है, फर्स्ट क्रिटिकल एक्सपोजिंग 350 के एपीआई, एपीआई मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, क्रिप्टो शांत ये यूज़र है। तो ये जो राइटअप है, इस राइटअप में क्या था, अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें कैसी होती है, हम क्या सोचते हैं कि बहुत पुराना बग बाउंटी का प्रोग्राम है तो उस पर हमें हो सकता है बग ना मिले, या बहुत सारे बग मिल चुके हैं। तो बग्स मिलना कैसा होता है, हमारा नॉलेज एंड स्किल जो है हमारा, ठीक है, हम उसके रिगार्डिंग तो टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा नॉलेज एंड स्किल 50% है, लक 50% है। तो हमारे यहाँ पे बग बाउंटी होता है 50-50% चलता है सारी चीज़ें। किसी किसी का लक 80% भी होता है, नॉलेज एंड उसके पास वो बहुत कम होता है तो उसे मिल जाता है। तो क्या होता है, हर एक की जो किस्मत है, ठीक है, वो अलग तरीके से लिखी हुई है हर एक का। जैसे एक बहुत ही अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कहीं पे, डेट एवरीवन लाइफ हैज अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सबके पास उसका मतलब लाइफ एक एग्जाम है, ठीक है, एंड हर एक एग्जाम में हर यूजर के पास उस मतलब हर पर्सन का उसका खुद का क्वेश्चन पेपर अलग है लाइफ का। अगर आप दूसरे को कॉपी करोगे या आप उसके क्वेश्चन के आंसर्स को कॉपी करोगे तो आप उस आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे उस चीज़ों में। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब ये क्या था, ओपन बग बाउंटी का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे 10 बग्स सबमिट करें। ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है ये, मतलब एक ओपन बग बाउंटी का प्लेटफॉर्म होस्ट करता है जहाँ पे मल्टीपल वीडीपीज होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो टारगेट के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ना अपने एक बेस्ट फ्रेंड से पूछा, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उस जो प्रोग्राम को उन्होंने चेक किया, उधर पे 10,000 से ज़्यादा बग्स रिपोर्ट हो चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें यूज़र ने क्या किया, जस्ट एक न्यूक्लियाई का टारगेट वाला सिंपल सा कमांड रन किया एंड उस कमांड पे उसको एक जिप फाइल का बैकअप मिल गया। एंड उस जिप फाइल के बैकअप के उसने लोकेशन पे जाके देखा तो उसको बहुत सारी चीज़ें, एपीआई डिटेल्स एंड बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो ये क्या था, एक छोटे से टाइम में और एक बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी मिल गई उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं छोड़नी चाहिए। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है वो है क्रैकिंग एटीओ या ईमेल एचटीएमएल इंजेक्शन, ठीक है, अकाउंट टेक ओवर को ईमेल एचटीएमएल इंजेक्शन से करेगा। ये भी क्रिप्टो शांत के रिगार्डिंग ही राइटअप है। यहाँ पे क्या है, हेलो हैकर्स, दिस इज राइटअप एचटीएमएल इंजेक्शन इन अकाउंट टेक ओवर। तो यहाँ पे क्या था, अगर मैं आपको बेसिकली, ये बहुत ही बेसिक सा बग है बट हम इसे चेंज करके ना हाई लेवल पे कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग से हमें क्या सीख मिली ना, मतलब हमें किसी भी वल्नरेबिलिटी कोई भी मिल जाती है तो हमें अगर उसका इम्पैक्ट पहले देखना चाहिए कि उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अगर उसका इम्पैक्ट कम है तो हम उसे और फर्दर चेंज कर सकते हैं कि नहीं बड़े लेवल पे। तो अगर हम उसे बड़े लेवल पे चेंज करके देंगे तो उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट ज़्यादा हम शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस यूजर ने क्या किया था, उसको एक वल्नरेबिलिटी मिली जिसमें एक फॉर्म था हेल्प पेज का, ठीक है, हेल्प में टिकट जनरेट कर सकते हैं। टिकट जनरेट करने के लिए सबसे पहले ईमेल डालना होता है, नेम सब्जेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन। तो ईमेल में तो ईमेल डाल दिया बट सब्जेक्ट जो था ना उसमें एचटीएमएल इंजेक्शन का पैरामीटर वो था, तो सब्जेक्ट के अंदर अगर हम कुछ भी डालते ना तो उसने ये पेलोड डाला था टिकट के नाम में, एंड उस नाम में जो उसने पेलोड डाला था ना वो जस्ट एज इट इज यानी मेल में रिफ्लेक्ट हो गया। तो मेल में रिफ्लेक्ट हो गया, अगर मैं इसे जूम करूँ तो यहाँ पे देखोगे रेड कलर में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जब रिफ्लेक्ट हो गया तो इसमें क्या था, उसने बाद में एक लॉगिन फॉर्म भी बना के डाला बट उसने पहले इसको रिपोर्ट कर दिया था एचटीएमएल इंजेक्शन को। तो इस पर सेवरिटी उतनी मिली नहीं उसको, ठीक है, उस यूज़र को। एंड अगर यहाँ पे ये जो कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रीवियसली सबमिट हुआ था एंड वो एक्सटर्नल वेंडर के रिगार्डिंग था, तो ये स्कोप में था मतलब, बट उतना ज़्यादा। तो इसलिए कभी भी क्या करना चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट करके एक हाई लेवल का जो बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो वल्नरेबिलिटी अगर आप सबमिट करोगे चेंज करके तो उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लॉग से हमें ये मेन था। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो है हाउ आई डिस्कवर्ड अ $7,000 क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आइडोर टू बीएससी एंड अकाउंट टेकर। अब इसका 3 वल्नरेबिलिटी को एक साथ चेंज करके उसको ये मिला है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसे तीनों बग्स को अलग अलग सबमिट किया था। तो ये है नजीब केम करके, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के एंथुसियास्ट है। तो इसमें क्या था, आइडोर, बीएससी, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एंड अकाउंट टेक ओवर, तीनों वल्नरेबिलिटी मिला। तो अभी के लिए आप लोगों को अमाउंट को छोड़ना है, ठीक है, पैसे जो अमाउंट है वो हमें बाद में मिल सकते हैं। अभी हमें इसमें सीखने क्या मिल रहा है वो चीज़ें पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र ने क्या किया, एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड किया। देन उसमें क्या आते हैं, सेलर एंड बायर के 2 रोल थे, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्रिएट अकाउंट क्रिएशन करना मेन था। तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम पे ना हर टाइम पे ये एक यूनिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन की जनरेट होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमरिक की। अब इसमें क्या ट्विक था ना, जो यूज़र मतलब उन्होंने यहाँ पे उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है बट उन्होंने नीचे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे क्या था
जो हमारा यूज़र आईडी जनरेट हो रहा था, ठीक है, वो यूनिक यूज़र आईडी था। तो यूज़र आईडी हमारा गैसेबल नहीं था, बट यूज़र आईडी के रिस्पॉन्स में एक नंबर जनरेट हो रहा था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था ना, वो हमारा रिट्रीवेबल था, ठीक है। तो उसके जरिए जैसे अभी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है यूज़र आईडी का, तो इसका रिस्पॉन्स आया ये, अभी यहाँ पे यूज़र आईडी लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे यूज़र आईडी के बाद ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी था, ठीक है। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा इंक्रीमेंटल था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सी यहाँ पे लिखा हुआ है द यूज़र आईडी पैरामीटर इन रिक्वेस्ट कुड नॉट बी अल्टर डायरेक्टली, ठीक है। यूज़र आईडी डायरेक्ट अल्टर नहीं करा सकते थे क्योंकि वो गेसेबल नहीं था, बट उसके लिए एक न्यूमेरिकल आईडी रिस्पॉन्स में हमें शो हो रही थी, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स की न्यूमेरिकल आईडी लेके यूज़र आईडी के पैरामीटर में डाला, एंड वो क्या हो गया उसका वो मतलब, ठीक है, उनको ब्रोकन आइडोर मिल गया उधर पे, एंड उधर पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही थी। देन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे हो गया, जो यूज़र अपडेट फंक्शनैलिटी एक मिली, ठीक है, यूज़र की अपडेट फंक्शनैलिटी, अब उन्होंने सबसे पहले अपना अपडेट किया, अपनी डिटेल के अपडेट करने का रिक्वेस्ट कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद यूज़र आईडी चेंज करके एंड दूसरे यूज़र का ऑफ कोर्स नाम या एंड दूसरी चीज़ें चेंज की, तो वो चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि यूज़र आईडी अनगेसेबल था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। बट यूज़र आईडी के रिस्पॉन्स में जो यूनिक रेफरेंस आईडी मिल रहा था, वो यूनिक रेफरेंस आईडी के नंबर से अगर आइडोर पे सर्च ये जो हमारा पहला वाला रिक्वेस्ट पे गेट यूज़र डिटेल पे चेक कर रहे थे ना, तो वहाँ पे हमको फिर उनका यूज़र आईडी मिल जा रहा था। तो उसके जरिए से हम इसको भी डायरेक्ट ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में इसको भी बाईपास कर सकते थे, एंड इधर पे चेक नहीं लगा हुआ था कुछ भी, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 था। देन थर्ड पॉइंट क्या था, अकाउंट टेक ओवर। अब अकाउंट टेक ओवर इनमें कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पासवर्ड जो था ना, वो हैश्ड पासवर्ड था, ठीक है, आइडोर एक्सप्लॉइट। तो उन्होंने क्रैक करने के लिए ट्राई किया, बट क्रैक के लिए उनको पासवर्ड नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, ये जो अपडेट यूज़र वाला है, इसमें हैश पासवर्ड, जो पासवर्ड है हैश था, ठीक है। तो उन्होंने क्या, अपना वाला जो हैश पासवर्ड था वो इसमें डाल दिया, तो क्या हो गया, इससे पासवर्ड जो यूज़र 1 का पासवर्ड था वो यूज़र 2 में चला गया, एंड हैश पासवर्ड अपडेट हो गया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लॉइटेशन अगेन से दिया हुआ है, एंड यहाँ पे स्क्रीन शॉट में एपीआई यूज़र डिटेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिक आईडी आ रहा था, ठीक है। तो ये यूनिक आईडी से वो इंक्रीमेंटल वाला जो पॉइंट था ना, वो यहाँ पे उनको मिला, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पहला पॉइंट था ना, ये स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझा था, बट एक यूज़र ने यहाँ पे पूछा था कि यूज़र आईडी तो ये मिला, ठीक है, रिस्पॉन्स में न्यूमेरिकल आईडी मिला। देन यूज़र दूसरे यूज़र का बैंक आईडी एंड वो सारी चीज़ें कैसे मिली, तो इन्होंने यहाँ पे बताया गेट यूज़र डिटेल आईडी के रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी मिल रहा था, ठीक है, लाइक दिस। तो यूज़र आईडी के रिस्पॉन्स में एक यूनिक आइडेंटिफायर करके फील्ड था, वो सीक्वेंशियल नंबर वाला था, रिस्पॉन्स में था वो चीज़। तो रिस्पॉन्स में से वो चीज़ को उन्होंने क्या किया, जो हमारा यूनिक आईडी वाला जो पैरामीटर था उधर पे डाला, ठीक है। तो उधर से वो उन्होंने जब उसको अपडेट किया .1.1, तो वो वहाँ पे जाके अपडेट हो गया। तो यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें अगर कमेंट में भी कभी कभी मिल जाती है, तो हम यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा मतलब एंड थोड़ा इजी रेफरेंस एंड इजी गाइडेंस के साथ हमारा हार्ड ये वाला वल्नरेबिलिटी था, आइडोर बीएससी अकाउंट टेक ओवर, ठीक है। अब इसमें भी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कैसे हम किसी एक छोटे वल्नरेबिलिटी को मल्टीपल स्टेजेस पे चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज करने की वजह से उनको ये अमाउंट ऑफ बग मिला ना। एंड यहाँ पे एक ये सेम यूज़र का जो है, ठीक है, क्रिप्टो शांत जो जिसका हम पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट ईयर ऑफ बग बाउंटी का इन्होंने ब्लॉग लिखा है कि उनका जो जर्नी था बग बाउंटी का वो कैसा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइटअप अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि सबके लिए सारी चीज़ें सेम नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी ट्वीट्स है ट्विटर पे, एंड बहुत सारे अगर आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या और दूसरे जगहों पे फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा रोज ना रोज आपको ट्वीट मिलेगा कि ये इतने अमाउंट का बग मिला, इतने अमाउंट का बग मिला जस्ट 2 मंथ में, 3 मंथ में, ठीक है। बट वो कैसा होता है, हाँ, ठीक है, उनको उस चीज़ का नॉलेज होता है, तो इसलिए उनको वो चीज़ मिलती है। बट एज ए स्टार्टर अगर आप चालू करोगे तो आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा आप लोगों को वो चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें फेमस होती है, ठीक है, जैसे बग बाउंटी के रिलेटेड जो भी जर्नी है, ये अराउंड लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा ही उसमें आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया आज के टाइम में, ठीक है। तो अगर आप ये वाले ब्लॉग को पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि करंट जो बग बाउंटी की जर्नी है वो कैसी चल रही है यूज़र्स के लिए। एंड इसमें एक हमारा इंडियन का एक ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म मिला मेरे को, जो आज मुझे नहीं पता था अभी तक के, कोमल हो करके, ठीक है। ये हमारा इंडियन कंपनी का बग बाउंटी का प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी हंटर्स के लिए। तो इस पर भी अगर आप जाके रजिस्टर कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाके रजिस्टर कर सकते हो अगर करना है तो। वेल्स बाकी हैकर वन एंड इंटीग्रिटी एंड हैकर वन, बग क्राउड एंड इंटीग्रिटी, ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म तो है। यहाँ पे ये जो यूज़र है इसका ये पहला बग था, फर्स्ट वैलिड बग। तो इसमें भले वो डुप्लीकेट हो गया बग क्राउड पे, ठीक है, ये सेम यूज़र ही है क्रिप्टोशान। तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है
कि मतलब अराउंड फरवरी से वल्नरेबिलिटीज एंड सारी चीज़ों के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया। एंड इसमें यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन की गई है, मतलब उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये जो गलती मैंने भी स्टार्टिंग में जब मैं अराउंड 2 से 3 साल के पहले जब मैंने ये चीज़ें चालू किया था बग बाउंटी हसल के बग बाउंटी के रिगार्डिंग, ठीक है, उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था मेरे कॉलेज में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने ये चालू किया था एंड मैं भी सेम ऐसे ही चीज़ कर रहा था कि मतलब बिना किसी कुछ सोचे समझे मल्टीपल बग्स पे एक साथ काम करना, जैसे एक्सेस हो गया, या अभी अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, सारे रिकॉन के टूल्स मिलेंगे, ठीक है। जस्ट टूल आके रन करना, ये टूल रन करके एंड इतने बग मिल गए, ठीक है, ये टूल रन करके ये बग मिल गया। तो वैसा नहीं होता है कि खाली आप टूल के रिगार्डिंग ही रहो या टूल के भरोसे रहो, ठीक है। अगर आपको सच में साइबर सिक्योरिटी के उसमें अपनी फील्ड में, अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ का डोमेन नॉलेज होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, क्यों वर्क करती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया इस ब्लॉग में। देन उनका मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन किया गया, वीडीपी प्रोग्राम क्या होता है एंड ये सारी चीज़ें कैसे लर्न करनी है क्या है, ठीक है। यहाँ पे यूज़र का ट्विटर एंड लिंक्डइन वगैरह दिया हुआ है, तो आप इन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो, क्रिप्टोशान, ठीक है। तो ये दो दो ब्लॉग्स है, ये हमारा बग बाउंटी हसल के रिगार्डिंग जो जर्नी है उसे हमें आगे कैसे कंटिन्यू करना है उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा एक नॉलेज देगा, ठीक है। एंड इसे आप लोगों को पढ़ के आप लोग नॉलेज ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देन आज का जो लास्ट ब्लॉग है वो बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही लेटेस्ट ब्लॉग है, ठीक है। जैसे देखोगे अतीकुर रहमान का ये ब्लॉग है, जस्ट 5 दिन के पहले का है। हाउ आई एक्सीडेंटली फाउंड एन आइडोर बग इन गूगल स्लाइड्स एंड रिवॉर्डेड विद $3000, ठीक है। तो अब ये आइडोर गूगल स्लाइड से मिला, गूगल में बग मिलना मतलब बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा था, अब इनको क्या बग मिला यहाँ पे, सो गूगल स्लाइड्स पे ये यूज़र जो है प्रेजेंटेशन बना रहा था, ठीक है। देन गूगल स्लाइड्स पे एक Q&A करके ऑप्शन होता है कुछ लाइव क्वेश्चन एंड आंसर करने के लिए। तो यहाँ जो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का जो लिंक था वो अगर हम यूज़र को शेयर करते हैं एंड कोई भी यूज़र अगर उस पर क्वेश्चन एंड आंसर करता है या कोई भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए ना एक यूनिक रेफरेंस आईडी जनरेट होता था, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इसका पोस्ट रिक्वेस्ट देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला सीरीज का आईडी जनरेट हो रहा है, देन क्लाइंट आईडी जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये क्लाइंट आईडी, एंड देन क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या है वो जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या था, जो क्लाइंट आईडी का जो पैरामीटर था यहाँ पे बर्फसूट के जस्ट रिस्पॉन्स में जाए क्लाइंट आईडी एंड क्वेश्चन एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो एनीवन क्लिक द लिंक, ऑल द लिंक्स आर लोडेड विद डिफरेंट यूनिक क्लाइंट आईडी असाइन टू ईच कमेंट, ठीक है। एंड अगर कोई भी उस यूजर लिंक को क्लिक करेगा, यानी अगर सपोज अगर मेरे पास वो लिंक है एंड अगर मैं उस लिंक को एक्सेस करता हूँ गेट रिक्वेस्ट से, तो जितने भी यूज़र ने मतलब उस पर कमेंट किया है तो उन सबका जो क्लाइंट आईडी है ना वो लीक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे क्लाइंट आईडी लीक हो रहा है यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या ट्विक था कि जो क्लाइंट आईडी हमारा लीक हो रहा है, तब यहाँ पे यूज़र ने ऑफकोर्स क्या किया, टेस्ट 1 सबसे पहले अकाउंट 1 का क्लाइंट आईडी लिया एंड उसको अकाउंट 2 के रिक्वेस्ट में डाल के एंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। तो यहाँ पे वो क्लाइंट 1 के ही उससे चला गया। तो यहाँ पे ये बग उनको मिल गया, ठीक है। एंड ये बहुत ही छोटा सा बग है अगर ऐसे देखने जाओगे तो, बट यहाँ पे क्या था, हमें सिर्फ बग मिलना ही बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। हमने उसको कैसे सोचा, कभी कभी कैसा होता है हमारी जो मेथोडोलॉजी होती है या हम जो बग मिलता है वो हम अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए सही से किसी यूज़र को या बिजनेस को, ठीक है, तो भी हमें वो चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो बंदा था इसने ये इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे भेजा गूगल में, बट फिर भी गूगल ने क्या किया, उसको अगले दिन क्लोज कर दिया। नो यूजर इंटरेक्शन वॉज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट इट करके एंड नो गैसिंग और ब्रूट फोर्सिंग ऑफ क्लाइंट आईडी वाज नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि देन इस यूज़र ने उसको फिर से एक्सप्लेन किया कि जो बग मिला है, ठीक है, आपको उसका पीओसी का वीडियो अच्छे से गैसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसने क्या किया, वीडियो बना के भेजा कि उसको गैस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वो लिंक डाल रहा हूँ तो मेरे को क्लाइंट आईडी जितने भी लोग कमेंट किए हैं उस पर्टिकुलर Q&A पे उन सबका क्लाइंट आईडी मेरे को रिक्वेस्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट से मैं क्लाइंट आईडी ले लूँगा एंड मैं कमेंट करूँगा, उस क्लाइंट आईडी डाल दूंगा एंड उस क्लाइंट से वो कमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो इसने 3 बार गूगल को यहाँ पे देखो, सबसे पहली बार गूगल में डाला तो अगले दिन ही उसको क्लोज कर दिया था, ठीक है। रिपोर्टेड नेक्स्ट डे, गूगल क्लोज कर दिया अगले दिन ही, सिक्योरिटी रिस्क मिनिमम देके। फिर क्या क्या उसने वापस से उस चीज़ों का एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगेन से गूगल ने क्या किया, 10 दिन के बाद चेक करने के बाद, सोचो 10 दिन के बाद चेक करने के बाद उसको अगेन से क्लोज कर दिया कि गेसिंग ऑफ क्लाइंट आईडी है। फिर बाद में उसने फिर से एक्सप्लेन किया अपने बग को कि गेस करने की जरूरत नहीं है, पीओसी वीडियो वगैरह सही देखो, तो यहाँ पे लिखा और दे डिड नॉट वॉच द पीओसी वीडियो आई प्रोवाइडेड, ठीक है। उसने अब वापस से एक्सप्लेन किया। फिर बाद में उनको जब समझ में आया फाइनली, तो गूगल टीम ने उसे सिक्योर किया एंड देन फिर उनको $3000 का बग असाइन किया। ये ऐसे ही होता है। एंड यहाँ पे उन्होंने गूगल स्लाइड का जो मतलब जो उन्हें बग मिला था उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे पीओसी वीडियो भी असाइन किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर उन्होंने 5 दिन पहले लिखा है ना, तो ये बग उनको मिला होगा अराउंड 7-8
महीने के पहले ही मिला होगा, क्योंकि डिस्क्लोजर करने के लिए कोई भी जो रहता है ना वो कम से कम हमको 7-8 महीने देता है, ठीक है। देन उसके बाद ही हमारे बग को डिस्क्लोज करते हैं। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी पूर्व कोनर एंड या इनके बहुत सारे ब्लॉग हमने बहुत पास्ट डेज में कवर किया, इन्होंने इसमें कमेंट किया है। तो कैसा है, हमें जो अभी हम बग बाउंड्री जर्नी में एज अ न्यू यूज़र जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो इसमें पहले से एक्सपर्ट्स है हमें उनसे कनेक्शन बना के रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उनसे गाइडेंस वगैरह ले सकें। अगर कभी हमें कुछ वो पड़ता है, मतलब कोई ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की या कुछ इशू आया, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं। ऑफकोर्स अगर वो फ्री होते हैं तो गाइडेंस कर देते हैं कभी कभी। ये आज का हमारा डे 20 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हो एंड मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। Like, share,